नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 1858 में कंपनी की शासन ब्रिटिश महारानी के हाथों हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद से ही भारत पर लंबे समय तक शासन बनाए रखने के लिए एवं प्रशासनिक पकड़ को मजबूत बनाने रखने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियमों को पारित कर भारत में लागू करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में 1919 के अधिनियम के बाद से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि ब्रिटिश सरकार आगामी समय में एक आयोग द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेगी और कई संवैधानिक गतिरोधों के बाद वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम को पारित कर भारत की स्वाधीनता की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया। हालांकि 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति के बाद से ही भारत पर अपने शासन की पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए विभिन्न अधिनियम लाए गए थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब वर्ष 1935 में लाए गए भारत सरकार अधिनियम को देखें तो यह काफ़ी जटिल और लंबा था, जिसके प्रमुख विशेषता एवं प्रावधानों को इस प्रकार समझा जा सकता है। चूंकि 1919 के अधिनियम में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार का ध्येय भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की तत्काल स्थापना करना नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप पहले ही कांग्रेस एवं राष्ट्रवादियों द्वारा अनेक विरोधों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भारतीयों की स्वशासन को ज़्यादा दिन तक अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वहीं 1928 में भारत में अनेक स्थानों पर साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य को देखते हुए भारत निर्माण हेतु 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए, जिसमें पहले एवं तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अंततः 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसके तहत भारत में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। इसके खिलाफ पूरे भारत में विरोध हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें 1919 के अधिनियम वाली प्रस्तावना को ही जोड़ दिया गया। इसमें 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के ढांचों के विस्तृत विवरण दिया गया। यह एक काफ़ी लंबा प्रलेख था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। संसद को ही संविधान में सुधार करने, बदलने का या रद्द करने का अधिकार था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किए गए। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में प्रचलित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। इसके तहत भारतीय रियासतों को प्रथम ब्रिटिश शासन के साथ समान संघीय व्यवस्था में लाने का प्रयास किया गया। इसमें शक्ति की विभाजन की दृष्टि से 3 सूचियां तैयार की गई। पहला संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरा प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और तीसरा संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। इसके तहत एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, परंतु यह अपील की सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसकी जगह प्रिवी काउंसिल ही अपील की सर्वोच्च न्यायालय थी।
इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त करके भारत सचिव की मदद के लिए परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संख्याओं में वृद्धि की गई। अब केंद्र में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 260 तथा विधानमंडल की सदस्यों की संख्या 375 सुनिश्चित की गई। इसके द्वारा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी दुगनी कर दी गई और प्रांतों में 2 सदनीय विधानमंडलों का गठन किया गया। इसके तहत प्रांतों के लिए मताधिकार को विस्तृत करते हुए 10% लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरलों को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया गया, जिसके तहत वह स्वविवेक का अधिकार से निर्णय ले सकते थे। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई। चूंकि 1932 का कॉमनवेल्थ अवार्ड ही इसकी नींव डाल चुका था, जिसका अब अधिक विस्तार हुआ। इसके तहत म्यांमार, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से निकालकर इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। बरार प्रांत को वैधानिक दृष्टि से हैदराबाद के निजाम की सत्ता के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था के तहत केवल एकल नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसके अनुसार भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति, वेतन, नौकरी आदि की शर्तों को गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता था। इस अधिनियम के तहत गृह सरकार का ढांचा अभी भी सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संसद अंतिम रूप से भारत के कल्याण, राजनीतिक विकास और सुशासन के लिए उत्तरदायी था। कानूनी आधार पर ब्रिटिश ताज भारत की समस्त शक्तियां, उपाधियां देने, क्षमादान देने, प्राथमिकता का क्रम निर्धारण, युद्ध, शांति की घोषणा जैसे विषयों पर विशेषाधिकार रखता था। इस अधिनियम के तहत अब प्रांतीय सरकार केंद्र के बिना हस्तक्षेप के भी कानून बनाने की शक्ति रखती थी। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया, परंतु गवर्नरों को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार के साथ मंत्रिपरिषद से भी कुछ मामलों में परामर्श लेना अनिवार्य था। 1935 भारत सरकार अधिनियम की मूल्यांकन एवं इसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, फिर भी भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने यहाँ तक कहा था कि 1935 का अधिनियम इसलिए पास किया गया ताकि भारत पर ब्रिटिश प्रमुख कायम रहे और भारतीयों के हित में संविधान संशोधन करना हमारी नीति नहीं थी और न ही हम भारतीयों को सत्ता सौंपने की जल्दबाजी में थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इस अधिनियम को बिना ब्रेक और बिना इंजन की गाड़ी तक कह दिया था। हिंदू महासभा ने तो इसे भारतीय राष्ट्रवाद में बाधक तथा प्रतिक्रियावादी माना। इसके निष्कर्ष के दृष्टिकोण से अगर देखें, यद्यपि इस अधिनियम की आलोचना एवं विरोध भारतीय समाज के सभी वर्गों तथा दलों तथा समुदायों द्वारा की गई, फिर भी यह अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता तथा भारत में उत्तरदायी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे चलकर भारत के स्वशासन प्राप्ति के प्रयासों में इस अधिनियम ने सकारात्मक वातावरण पैदा किया और 1947 में भारत में सत्ता हस्तांतरण भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो 1935 के अधिनियम की काफ़ी व्यवस्थाएं नए भारतीय संविधान में शामिल की गई, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। धन्यवाद।